क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। लेकिन आप मेंशन करिए तब जब आप कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, और ये अगर अच्छा आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उनको लगा कि इनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में है, तो इन्होंने हिंदी की स्पेलिंग ज्यादा लिखवाई थी। अच्छा, जैसे शब्द हाँ, उन्होंने बोला कि आप देखो इस पे कुछ तो यहाँ पे ये वाली मात्रा शायद कुछ है, तो फिर मुझे रियलाइज तो हुआ और उन्होंने बताया भी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके बात करेंगे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गलती कहाँ हुई है। और फिर मैंने बोला भी कि सर मैं अब इस पे गौर करूँ। तो उसमें जैसे फोनिक्स बहुत ज़रूरी है, आप वो वर्ड वहाँ पे तब बोलिए जब आप उसके बारे में आपको नॉलेज हो। अब मैंने बोला तो वो मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते, क्या फेस करना ही है। तो लंच का वो 30 मिनट तो और भारी पड़ गया। तो बहुत भारी पड़ा। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के। वो इंग्लिश ही था। तूने इंट्रोडक्शन में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताया, और उन्होंने मुझसे बोला कि आप रेनबो एक टॉपिक है, आप वो पढ़ा के दिखाइए। तो वो आपसे बोल देंगे टॉपिक, अगर आप उसमें कंफर्टेबल मतलब डेमो की बात हो। हाँ, डेमो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैम आप परफॉर्मा के बारे में क्या बता रहे थे, बता दीजिए। एक परफॉर्मा था उस टाइम पे जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी थी और लास्ट में एक लाइन थी कि शायद अबाउट योर सेल्फ एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसमें जो आप लिख रहे हैं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि यदि किसी कैंडिडेट से पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, तो इसका क्या संभावित आंसर। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू में कुछ आपसे जो प्रश्न पूछा था, आपने मेंशन किया ही, कुछ ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में बताइए जिससे पूछे जा सकते हैं एस्पिरेंट्स को। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे साथ हैं आज मैडम, आप खुद अपना परिचय देंगी। मैम बताइए आप अपने। मेरा नाम निधि है और मैं फ़िलहाल केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर में एज PRT यहाँ पे पोस्टेड हूँ। और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन 2017 में ज्वाइन किया था। 2016 में जो वैकेंसीज निकली थी तब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। डाइट से ETE कोर्स करने के बाद ये मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। पहली बार मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रही थी और वो एक्सपीरियंस अलग है और ये मेरी पहली जॉब है, तो इसका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग है। मतलब आप पहले लग गया था केंद्रीय विद्यालय में जॉब लग जाएंगे, या पहले से मतलब सोच के मुझे जब मैं टीचिंग का मैंने ज्वाइन किया था तभी मुझे ये था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ मैं हमेशा ही आकर्षित थी और मुझे लगता था कि मुझे ये संगठन ज्वाइन करना है। कैसे पता चला था केंद्रीय विद्यालय के बारे में? केंद्रीय विद्यालय के बारे में ऐसे कि हमारे रिश्तेदार थे, उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे। जिस तरह का क्वालिटी एजुकेशन था, जो बच्चों की पर्सनालिटी थी, वो मुझे देखकर लगा कि हाँ शायद यहाँ पे हमारा योगदान होना चाहिए और शायद हम भी और उभर कर आएंगे, हमारी पर्सनालिटी में भी और अच्छा कुछ इन्हांस होगा, कुछ चेंज आएगा। तो इसलिए मुझे वो वहाँ से वो अट्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ और मुझे लगा कि संगठन ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, अब आपकी पढ़ाई लिखाई का अपना बताइए थोड़ा सा। सर मैंने सारी जो मेरी पढ़ाई है वो दिल्ली से ही है। क्लास 10 तक मैं सेंट जोसेफ्स एकेडमी में वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद क्वीन मैरीज़ में क्लास 12th, और मेरे पास साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा है, PCMB। और उसके बाद फिर सीधा ही 12th के बाद मेरिट आई और ETE कोर्स में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो PCM रहा तो आपने TGT वगैरह का दिया था क्या? नहीं सर, वो पहले तो मैंने ये वाला अपना कोर्स किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब BEd कंप्लीट हुई है, तो अब आगे देखेंगे उसके लिए। अच्छा, वो भी जरूर होगा। बहुत अच्छे बैकग्राउंड, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो होना ही था। लेकिन उसके बाद भी मतलब रास्ता आसान नहीं होता कि कोई चाहे कि हम DU से कंप्लीटेड हैं या कहीं से बड़ी कॉलेजेस से, आपको उसकी सिलेबस की बारीकियों को समझना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ऐसा लगा आपको? हाँ सर, जब ETE कोर्स हुआ तब तो ये था कि हमने एजुकेशन की चीज़ों को समझा, क्योंकि उससे पहले आप बारीकियों को नहीं जानते, एजुकेशन क्या है आपको यही मतलब नहीं पता होता। तो उसको समझने के बाद लगा कि अब किधर जाना चाहिए। तो फिर सिलेबस निकाला, DSSB का भी सिलेबस निकाला, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उसका सिलेबस हमने निकाला, देखा कि वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या पैटर्न है। उसको एक हफ्ते तक मैंने सिर्फ रीड ही किया सिलेबस को। अच्छा। क्योंकि हम सोचते हैं कि सिलेबस में छोटे स्मॉल पॉइंट्स लिखे होते हैं, पर उन्हीं के अंदर उसी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न छुपा होता है। आपने ये एक बात ये बताई कि कई बार एलिजिबिलिटी को लेकर PRT में तो खैर इतना नहीं है मतलब प्रॉब्लम,
जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनके लिए है, और इंटरव्यू के लिए जो बात होती है वो तो सबके लिए होती है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सर्टेन सिलेबस नहीं होता। आपके वो पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग मतलब जो स्किल है उसको चेक करता है। तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न, तो मतलब आप जो कह रही हैं उससे एक मतलब आया कंक्लूजन कि आप जो निकला हुआ है फॉर्म उसमें जितने भी कंडीशंस दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले अगर आपका कोई लक्ष्य है, आप कोई किसी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पहले उसको एक बार चेक कर लें और फिर किसी कोर्स में इनरोल करें। हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया और फिर आपको पता चल रहा है कि आप एलिजिबल ही नहीं है, तो वो फिर टाइम वेस्ट भी होता है और आपका हार्डवर्क भी वेस्ट हो गया। तो उससे पहले सारी बारीकियां अपनी क्योंकि आप ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अपनी जॉब अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके स्टेप्स बहुत केयरफुली होने चाहिए। सही बात है। तो आपका रिटन पेपर हुआ था कितने का, याद है कुछ? 150 का था उस टाइम पे पैटर्न, और मैंने स्कोर किया था 117। जनवरी में मेरा एग्जाम हुआ था। क्या बात है, मतलब रिटन में स्कोर बढ़िया था। कितना कट ऑफ गया था? कट ऑफ तो सर शायद 125 122 तक गया था। और आपके कितने थे? 117। नहीं, रिटर्न का मतलब अलग कैसे? अच्छा, रिटर्न का तो सर बहुत कम था, मतलब 100 समथिंग था। हाईएस्ट जो था वो 120-125 का मुझे लग रहा था उस टाइम पे। लेकिन जो कट ऑफ था वो 110 तक, 109 मतलब तक था। इंटरव्यू का कॉल आया था? हाँ, इंटरव्यू का कॉल आया था उन लोगों को। तब इंटरव्यू का कॉल आया तो कैसा लगा? तो वो तो बहुत मतलब थोड़ा था कॉन्फिडेंस, जब इतना स्कोर अपना चेक कर लिया था कि शायद आ सकता है। और जब आया तो वो एक्सपीरियंस ही वो अलग था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके पास वो इंटरव्यू का लेटर और वो सब कुछ आता है, तो आपको लगता है कि आप आगे अब लाइफ में कुछ बढ़ रहे हैं। और तभी से तैयारियां शुरू हो गई थी कि किस तरह से तैयारी करनी है, किसी से बात कर लेनी चाहिए। अब तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अपने चैनल पे ये सब शो कर रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है। उस टाइम पे उतनी गाइडेंस नहीं थी, तो लेकिन आसपास के जितने भी मेरे टीचर्स मम्मी के साथ में थे, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरी मदर जो है वो टीचर है, तो अभी आया ये हाँ, बात है, तभी और उनका एक्सपीरियंस लिया और वहीं से तैयारियां शुरू कर दी थी कि किस तरह से अब इस इंटरव्यू के लिए हमें आगे बढ़ना है। इवन छोटी छोटी बारीकियाँ कि क्या ड्रेस होनी चाहिए, किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरह से मेरा बिहेवियर होना चाहिए, क्या मुझे फ़ाइल यूज़ करनी है, किस तरह से फ़ाइल में अपने सारे मार्कशीट्स वगैरह लगानी है, बहुत बारीक चीज़ों से हमने शुरू किया। मम्मी ने बताया सारी बात? हाँ, उन्होंने गाइडेंस बहुत उनकी रही मेरे पास। तो मतलब आप ये सलाह दे रहे हैं कि अभी भी जो आपके आसपास कोई टीचर है, केवी में या नवोदय में या दिल्ली गवर्नमेंट में या स्टेट जो पढ़ाते हैं, उनके स्टाइल को अडॉप्ट करो। हाँ, क्योंकि अच्छे वाले उनकी पर्सनालिटी अब उस तरह से ग्रूम हो चुकी है, वो आपको एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। और जब हम स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, बेसिकली तो अब ये स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू तो एक अलग चीज़ हो गई। तो स्किल टेस्ट वो देखेंगे क्या, वो वही टीचिंग स्किल्स देखेंगे कि क्या वो इन्नेट टीचिंग स्किल्स हमारे अंदर है और क्या हम रखते हैं वो कि हम उन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। तो अगर आप एक्चुअली एक टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, बच्चे को डील करने के मेथड्स आप जानेंगे, प्रैक्टिकल मेथड्स अगर आप जानेंगे, तो शायद वो आपको आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। एकदम सही बात है। मतलब टीचिंग के जितने भी गुण हैं वो आप में होने चाहिए। तो यही है इंटरव्यू का जो पर्पस है, वो यही है। तो कहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू मेरा जयपुर में हुआ था। पहले तो जयपुर ही सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा वहाँ पे देखने घूमने का सब कुछ है। पर उस टाइम पे सिर्फ इंटरव्यू पे फोकस था। मेरा भी इंटरव्यू जयपुर में हुआ। अच्छा सर। और जून में था, बहुत गर्मी होती है उस टाइम पे, लेकिन और राजस्थान की गर्मी, लेकिन कोई गर्मी हो, कैसा भी वेदर हो, इंटरव्यू में जाने से और इंटरव्यू में अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने से तो उस टाइम पे कुछ गर्मी या सर्दी कुछ नहीं रुक सकती। नहीं, सर्दी में भी गर्मी महसूस होने लगता है डर से। और वहाँ ट्रेन से गए हम लोग और बहुत मैं एक्साइटेड थी। इवन ट्रेन में भी मैं आसपास अपनी चीज़ें देखती चल रही थी कि कभी कभी लोग पूछ लेते हैं इंटरव्यू में भी कि आप जर्नी करके आए हो, आपको क्या अच्छा लगा, आपने आप इतनी अच्छी हिस्टोरिकल आप सिटी में आए हो, तो आपने कुछ देखा, जाना पहचाना। तो वो चीज़ भी मैं बहुत क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में वही चल रहा था कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप बहुत बारीकी से आप जहाँ जा रहे हैं वो भी आप उसको भी नोटिस समझना। अच्छा, कौन साथ अकेले गए थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स गए थे, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड। हाँ, दोनों। क्या एक आउटिंग हमने भी की थी और इंटरव्यू भी दिया था। स्ट्रेस नहीं लिया, वो ये मेन था। वो दोनों मेरे साथ इसलिए गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कोई स्ट्रेस ना लूँ, इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ के इसको मैं डील करूँ। अच्छा,
तो कब ये मतलब 17 की बात है? 2017 में जयपुर में आपका इंटरव्यू हुआ। जी सर। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताइए जब गए वहाँ पे। तो सर सबसे पहले तो घर से ही एक अच्छी सी फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के अकॉर्डिंग टू 10th 12th और आपने जो कोर्स किया है, जो एलिजिबिलिटी के कोर्सेज हैं वो मैंने लगाए थे। प्लस जो कोई भी मैंने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में की हैं उसमें कुछ पार्टिसिपेशन किया वो भी मैंने लगाया, ताकि उससे एक पर्सनालिटी आपकी निखर के आती। इफ़ दे आस्क वो भी एक आपके पास हो सकता है, एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और अपनी फाइल्स वगैरह अच्छे से मैनेज कर लीजिए, फोटो कॉपीज रखिए अपने पास हर चीज़ की, कभी भी कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, प्लस फोटो कॉपीज भी आप अपने पास रखिए किसी भी चीज़ की। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं उसकी मैंने कॉपीज रखी अपने पास। एक अपने पेरेंट्स को भी देकर रखी, वो बाहर जब वेट कर रहे थे। और जाके देखा भी, जब हम वहाँ इंटरव्यू के वेन्यू पे अपने पहुँचे, स्कूल में पहुँचे केंद्रीय विद्यालय के, तो पहले ही जाके देखना एकदम से आपको भीड़ दिखाई देगी। अच्छा। और जब आपको भीड़ दिखती है तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज या नर्वस थोड़े से हो जाते कि इतने लोग आए हैं इंटरव्यू देने, लेकिन वो इतने लोग आपके जैसे ही हैं। और ये सोच के मैं वहाँ पे बैठी सबको देख रही थी, कुछ तैयारी कर रहे थे, किसी के पेरेंट्स कुछ किसी से पूछ रहे थे, सबका ड्रेसिंग सेंस अलग था। कोई बोल रहे थे साड़ी मैंडेटरी है हम गर्ल्स में, लेकिन आपका ड्रेसअप बहुत डिसेंट होना चाहिए, आई कैचिंग नहीं, डिसेंट होना चाहिए। आप क्या पहन के गई? मैं तो सूट सलवार पहन के गई थी सर, बिल्कुल सिंपल प्लेन, और ताकि एक अच्छी पर्सनालिटी दिखे। बट ये नहीं कि आप एकदम से बस आपका जो अगर इंटरव्यू आपको देख रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी ड्रेस पर ही ध्यान दें। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर है इस तरह का? नहीं, बिल्कुल लाइट कलर्स आप लीजिए, बिल्कुल इतने ब्राइट भी नहीं कि एकदम से वो, मैंने वही कहा डिसेंट, आई कैचिंग नहीं। मन नहीं हुआ साड़ी पहनने का, या किसी ने कहा नहीं कि साड़ी पहन के जाओ? मुझे कॉन्फिडेंस उसी ड्रेस सब में आया तो मैंने वही ड्रेस किया। नहीं, किसी ने राय? हाँ, राय सबने दी थी कि आप साड़ी पहन सकते हो, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं? और मैं कंफर्टेबल थी, और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस है तो मैं उसमें कंफर्टेबल थी, जिसमें आप कंफर्टेबल है। वहाँ पे बहुत अलग अलग ड्रेसअप में, हाँ आप देखेंगे वहाँ अलग अलग ड्रेसअप में है। कोई आप बोलेगा कि नहीं ये तो नहीं पहनना था, कोई बोलेगा नहीं साड़ी पहनी थी, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं हो, घबराने की जरूरत नहीं। वहाँ पे आपको भीड़ दिखाई देगी, आप ये मान के चलिए कि हाँ मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। उस भीड़ को देख के स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। कब बारी आई आपकी इंटरव्यू की? बहुत देर बाद आई थी। लाइन बना के हम लोग जा रहे थे अंदर, और अंदर जाने के बाद भी एक रूम था, उसमें हम सबको वेट करने के लिए बोला गया था। वहाँ पे बच्चे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। वो वेरिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद हमें वेटिंग हॉल में बिठाया गया। सब आपस में डिस्कशन चल रहा था, जो जिसको जानता था उससे। पर मैं एक जगह शांत बैठी थी, क्योंकि एक माइंडसेट आपको चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो मैंने शायद किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, थोड़ा बहुत एक दूसरे से बात की, बिल्कुल शांत कोने में मैं बैठी रही। और जैसे ही लगा कि अपनी बारी आने वाली, तुरंत लंच हो गया। और क्या खाना खाया? लंच हो गया। और वो लंच उनके लिए था, हमारे लिए तो नहीं था। तो हम बैठे हुए हैं, और अब लंच हो गया, 1 घंटे का और वेट करना है। तो आपके खाने की खुशबू परेशान कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उस टाइम पे सिर्फ फोकस ये था कि कब अपनी बारी आएगी। और ऐसा ही हुआ कि अभी दो और है, और उसके बाद जस्ट मेरी बारी थी, 3rd नंबर था, और तुरंत लंच हो गया था। 3rd नंबर? तो आप बाहर के बाद हम लोग खाने चले गए, तो ऐसा आपने खाने का? नहीं सर, मैं तो वहीं पे बैठी थी। उन्होंने बोला था वेट करिए, आप आ जाएंगे। खैर वो जल्दी ही आ गए थे, हाफ एन आवर बाद ही वो आ गए थे। और फिर नेक्स्ट जो 2 बच्चे थे उनका, उस टाइम पे मुझे क्लासरूम के बाहर बिठाया हुआ था, तो उनका जब इंटरव्यू चल रहा था तो वो आवाज़ भी आ रही थी। तो वहाँ भी अपने आप को थोड़ा शांत करना पड़ा था, इनहेल एक्सहेल करना पड़ा था, डीप ब्रीदिंग लेनी पड़ी थी, क्योंकि एकदम से आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और पहली बार आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, स्ट्रगल है लाइफ का, इसको तो आपको फेस करना ही है। तो लंच का वो 30 मिनट तो और भारी पड़ गया? बहुत भारी पड़ा। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के। तो ये बहुत मुश्किल था। लेकिन जब पैनल आया वापस, वो बैठे, और उसके बाद दोनों जब इंटरव्यू से वो बाहर आए, तो वो अपना किसी ने अच्छा एक्सपीरियंस बताया, किसी ने अपना एक्सपीरियंस सही नहीं बताया, लेकिन सबका अपना अपना था। तो फिर मेरी बारी आई, तो फिर मैंने बोला मैं आई कम इन, और गए, और वहाँ पे उनको बैठे हुए देखा। वहाँ पे 2 फीमेल टीचर्स थी आई गेस, और 2 मेल टीचर्स थे। अच्छा। और मैम बहुत एक्टिव थी जो मेरे से इंटरव्यू ले रही थी। तो उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन पूछा, इंट्रोडक्शन में अपना तैयार करके गई थी, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो ऐसा लगे कि शायद मैंने लर्न किया हुआ है, क्योंकि अपने बारे में ही तो बताना है। तो फिर इंट्रोडक्शन खुद से लिखी थी, मम्मी लिखी थी, या नहीं, कैसा क्या? खुद से मैंने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो भी था
प्लस अपनी क्वालिफिकेशंस को पहले बताते हुए एक फॉर्मल इंटरव्यू देते हुए लास्ट में 2 इनफॉर्मल लाइंस कि आपकी क्या हॉबीज़ है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, वो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और मेरा जो कम्युनिकेशन का मीडियम था वो इंग्लिश ही था। तो उन्हें इंट्रोडक्शन में आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताया? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। उन्होंने पूछा बाद में कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी जैसे इतना गैप अब लेने वाले हो तो आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो। अच्छा। और मैंने उनको बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और उन्होंने पूछा भी आपकी क्या परसेंटेज अभी चल रही है, अभी आपके जितने भी सेमेस्टर्स हुए हैं, तो वो मैंने उनको बताया। अच्छा, ग्रेजुएशन उस समय कंटिन्यू था? कंटिन्यू था सर। अच्छा, तो साइंस बैकग्राउंड से वगैरह, तो साइंस बैकग्राउंड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फाइल में मेंशन था? जी सर। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? उससे रिलेटेड हाँ, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मुझसे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे, 1-2 क्वेश्चंस। इवन जो एक मैम थी उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अगर आप बच्चों को पढ़ाने लगे तो आप कैसे पढ़ाएंगे। इवन दो ट्रांसपिरेशन एक मतलब हायर टर्म है क्लास, लेकिन वो एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा कि वो मेरे बैकग्राउंड से पूछा गया। ये होता है वो बायोलॉजी में भी अच्छा, एक ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा गया कि आप, तो वो आपको सडनली जब आप इंटरव्यू बैठे होते हो आपको वो चीज़ें रिकॉल होती हैं जो आप शायद भूल भी गए होते हैं। तो वहाँ पे मुझे याद हुआ कि हमने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि फ्लावर के ऊपर हमने एक पॉलिथीन लगाई थी, तो वो मैंने उनको एक्टिविटी बताई, तो उनको अच्छा लगा। अच्छा। कि हाँ वो चीज़ें अभी भी याद है इनको। और मतलब वो आपसे ग्रेजुएशन के बारे में भी क्वेश्चंस मतलब आपकी जो डिग्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये ऐसा भी प्रश्न है कि मान ली पीआरटी के लिए अप्लाई किया उन्होंने और एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स या हायर डिग्री है, उसको मेंशन करना चाहिए या नहीं भी करना, छुपा, मतलब क्योंकि डर है क्वेश्चन कंफर्टेबल नहीं, आप क्या सलाह देंगे? मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में मेंशन किया था कि मैंने क्या कोर्स कंप्लीट किया है। मैंने बीएससी वहाँ पे इसलिए मेंशन किया था क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में आ चुकी थी उस टाइम पे, तो मैंने एक मेंशन कर दिया था कि परसुइंग। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं वो पूछते हैं। हाँ, आपके जो क्वालिफिकेशंस जो उस टाइम पे मैंडेटरी हैं वो तो आप लिखेंगे, उसी से तो पूछे जाएंगे। मैंडेटरी है वो तो पीआरटी तक मान लीजिए 10+2 और प्लस, लेकिन आप मेंशन करिए तब जब आप कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपको जो वहाँ क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी वो तो आप है ही। उसके अलावा आप हायर जो है, जो आप जॉब में आ जाएंगे तब आप इन्फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन का इतना कोई कंपल्शन नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझसे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए और मैं आंसर कर सकते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। बाद में प्रमोशन वगैरह का है, आपका है, वो तो बाद की बात है, पहले तो सिलेक्शन लो, लेकिन वो भी है, ध्यान रखना, वो भी एक पॉइंट है। हाँ, और फिर मतलब क्या क्या प्रश्न पूछे, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ स्पेलिंग्स लिख के दिखाइए, इंग्लिश की, हिंदी की, जैसे एक अकोमोडेशन, एश्योरेंस, ऐसी। और फिर जब उनको लगा कि इनकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में है तो इन्होंने हिंदी की स्पेलिंग्स ज़्यादा लिखवाई थी। अच्छा, जैसे शब्द अब भी तो मुझे ऐसा कुछ याद, हाँ, जैसे आशीर्वाद, लोग उसको गलत उसमें मतलब के ऊपर ही ऐसे करते थे बहुत। तो उन्होंने कहा कि इनको बारीकियां पता है या नहीं, तो वो उन्होंने इसलिए मुझसे पूछा और बोला कि पढ़ा के दिखाने के लिए डेमो तो जरूर है। अच्छा, डेमो तो जरूर। हाँ। हिंदी के शब्द जब लिखे तो कोई गलती वगैरह हुई? हाँ, शायद एक शब्द में मुझे गलती हुई थी और वो मुझे अभी याद नहीं है, और उसको मैंने बोला था कि मैं सर घर जाके इसको चेक करूंगी। ये मुझे लगता है एक बहुत, मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू ले और आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप गेस मत करिए, आप उनको बता दीजिए कि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हाँ मैं आज जाके इसको जरूर चेक। तो आपको अलर्ट किया कि आप इस पे देखो कि गलत है, ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने बोला कि आप देखो इस पे कुछ तो यहाँ पे ये वाली मात्रा शायद कुछ है, तो फिर मुझे रियलाइज तो हुआ और उन्होंने बताया भी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर बात करेंगे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गलती कहाँ हुई है, और फिर मैंने बोला भी कि सर मैं अब इस पे गौर करूँगी। इंग्लिश के वर्ड्स लिखवाए, हिंदी के वर्ड्स दिखा कि इंग्लिश बहुत शानदार है, हिंदी पे आ गए। हाँ, तो हिंदी पे शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अटक जाए, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी तरफ से वो मौका नहीं देना होता। पैनल में कितने लोग थे? 4 लोग थे सर। 2 फीमेल? हाँ, 2 फीमेल थी और 2 मेल टीचर्स थे, और उनमें से एक सिर्फ और सिर्फ बैठ के आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं। वो सिर्फ बैठ के आपको नोटिस करते हैं। अच्छा, कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट तो नहीं है कि आप नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिर्फ देख रहे थे, और शायद मैंने उधर की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि वो मुझे शायद नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक नेचुरल वे है उनका। और उसके बाद उन्होंने डेमो मुझसे लिया। तो डेमो पे हम आते हैं। अब तो फिर ज़्यादा प्रश्न कौन कर रहे थे? एक हमारे वहीं पे सामने, मेरे सामने बिल्कुल जो बैठी हुई थी फीमेल टीचर, वो उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन। आप ही किधर एक्टिव थी? वो बहुत एक्टिव थी। आप भी पैनल में बैठेंगे तो ऐसे ही।
तो होता है ना कि भाई सास भी कभी बहू थी, मतलब जब बहू बने रहते हैं तो दिक्कत सास का। नहीं सर, मुझे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगी। अच्छा, इन्फ्लुएंस हेल्पफुल थी बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने कंफर्टेबल फील करवाया, स्माइलिंग फेस उनका बहुत अच्छा, और उन्होंने बहुत कंफर्टेबल मुझे फील कराया। हॉबीज़ के बारे में पूछा तो उनका भी सेम इंटरेस्ट था, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो उनको भी बहुत इंटरेस्ट। आपने बताया? हाँ, उन्होंने पूछा अभी लेटेस्ट क्या बुक पढ़ी है, क्या सीखा उसमें क्या से। बताया आपने? उस टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी थी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की, और वो मैंने उनसे शेयर करी कि मैंने बुक पढ़ी है, वो मोटिवेशनल बुक है। तो आगे भी उसने प्रोसीड किया प्रश्न को? नहीं, बस उन्होंने पूछा आपने क्या सीखा और ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका, तो मैंने बताया उनको कि मैं क्लास 9th से मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। पूरा कन्वर्सेशन इंग्लिश में रहा? यस सर। पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में? जी सर। मतलब हिंदी के कुछ ऐसे कुछ नहीं आया कि कोई कुछ हिंदी का ये आया कि उन्होंने मुझसे पोएम सुनी थी हिंदी में। कौन सी? कोई सी भी पोएम हो, तो आपको कहा कोई भी कविता? हाँ, कोई सी भी कविता आप सुनाइए। तो एक क्लास 1 की पोएम है, मन करता है, तो मैंने वही सुनाई थी क्योंकि मैं वही सीख कर आई थी। हाँ, वो अभी भी है सर। क्या है बताइए थोड़ा। मन करता है आसमान में, कुछ है ऐसे करके कि आसमान में उड़ जाऊं, तो उस टाइम पे थोड़ा ये था कि हाँ फ्लो में थे। हाँ, उस टाइम पे फ्लो में थे। अच्छा। और बल्कि ये भी हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि बहुत देर से हम इंटरव्यू ले रहे हैं और हम बोर हो चुके हैं, तो आपको इंग्लिश में पोएम सुनाएंगे। तो क्लास 4th की एक पोएम थी, जैसे ही उन्होंने बोला हम बोर हो रहे हैं और आप पोएम सुनाइए, तो मैंने एकदम से बोला वेक अप इट्स अ लवली डे। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि एक स्पॉन्टेनियस था कि हम बोर हो रहे हैं, तो मैंने सडनली बोला वेक अप इट्स अ लवली डे। अच्छा। ओह प्लीज गेट अप, कम एंड प्ले। क्या बात है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों। होता क्या है कि कविता में एक जान होती है। हाँ। सामने वाले जो मुरझा रहे हैं, बैठे हुए हैं, या ऐसा हो गया स्टेज हो, इंटरव्यू पैनल हो या क्लास हो, आप 2-4 गुनगुना दें तो शानदार हो जाता है। हाँ। जैसे ये आज हमने पढ़ा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। तो देखिए कैसे जो सोया होगा वो भी जग जाए। तो ये आपको पॉजिटिव। मैंने कहा मैंने हॉबी में लिखा था कि मैं कविता लिखता हूँ, तो उसने कहा कि सुनाइए, तो मैंने शानदार तरीके से बोला। तो जो मेरी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म कर दिया उसने, कि भाई इसमें बोलने और आता है, शब्दों पे पकड़ है। तो ये अच्छा है। आप प्राइमरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तो जरूर कविताएं शानदार तरीके से, उनको तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 1 का जब बच्चा आपके पास आएगा, आप उसको बात करके तो एक हो जाता है, लेकिन जब आप उसे कविता सुनाएंगे और एक्शंस करेंगे उसके साथ, तो उसको अलग से ही अच्छा लगने लगता है, फेमिलियर लगने लगता है। डांस करने लग जाए क्लास में, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल हिचकिए नहीं, उनके सामने भी आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्शंस आपको करने हैं, ये बच्चों को आपको सिखाना है, ये प्रोसेस है। देखिए कहते हैं कि पैनल को एज ए बच्चे बच्चे ट्रीट करें, लेकिन ये माइंड को समझाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपको ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके अंदर एक हिचक है, हेजिटेशन है, शर्म आती है, तो आप अपने पेरेंट्स के सामने करिए, अपने फ्रेंड्स के सामने करिए। बड़े लोग जरूरी नहीं पढ़े लिखे हों, जैसे भी उनका एजुकेशन से बैकग्राउंड ऐसा 4-5 लोगों को बैठा के और डांस करने लग जाइए। जिस दिन, मतलब मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, मतलब शर्म त्याग देना, बेशरम हो जाए। बेशरम का मतलब है कि अटपटांग हरकतें नहीं करनी है, लेकिन ऐसा हो कि माहौल बदल जाए। उनका पैनल को बच्चे के जैसे ट्रीट करके उसको कोई एक्टिविटी के जरिए कविता वगैरह सुनाना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। तो मतलब ये कर सकते हैं आसानी से। आप उसको एक क्लास की तरह ही ट्रीट करिए, और वो क्लासरूम में ही बैठे होते हैं, तो आप उसको क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और मैंने ये प्रैक्टिस की थी, मैंने अपने पेरेंट्स के सामने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, अपनी पोएम्स भी मैंने वहाँ पे रिसाइट की। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। और सबसे पहली बात, हर चीज़ आप लर्न करके नहीं जा सकते, आप स्पॉन्टेनियस रहिए। जैसे ये था कि मैंने एकदम से उनको एक पोएम सुनाई, मुझे याद तो बहुत सारी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला कि हम बहुत देर से बैठे हुए हैं, हम बोर हो गए हैं, तो मैंने एकदम से बोला कि वेक अप इट्स अ लवली डे। तो उनको अच्छा लगा कि वही स्पॉन्टेनियस भी है टीचर। अगर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है, आप बच्चों के साथ हर वक्त लेक्चर मेथड से नहीं बात कर सकते, आपको उन्हें हंसाना भी या खेल खेल में सिखाना भी। और ये बात वहाँ पे भी लागू होती है, वहाँ पे भी, मतलब उनको जितना खुश करें, लगे इनमें वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। हाँ, और जब मैंने ये पोएम बोली तो उनके फेस पे जो स्माइल थी उससे पता चल गया कि हाँ वो खुश है। मतलब महफिल लूट लिया। तो ये बात थी। फिर और कुछ प्रश्न वगैरह बताइए। हाँ, और उन्होंने मुझसे बोला कि आप रेनबो एक टॉपिक है, आप वो पढ़ा के दिखाइए। तो वो आपसे बोल देंगे टॉपिक, अगर आप उसमें कंफर्टेबल मतलब डेमो की बात हो रही है। हाँ, डेमो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मैम मैंने कुछ प्रिपेयर किया है। तो उस टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था चैप्टर फ्रैक्शन का प्रिपेयर किया था। अब फ्रैक्शन, उन्होंने कहा रेनबो पढ़ा के दिखा। हाँ, मैंने बोला कि मैम मैं पढ़ा सकती हूँ, बट मैंने कुछ प्रिपेयर किया, क्या मैं वो शो कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा दीजिए। ये डर नहीं लगा कि नेगेटिव जाएगा?
नहीं, ये डर नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी उनसे बात करने में इतना कंफर्टेबल हो चुका था। और उन्होंने फिर रेनबो से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आप एक्टिविटी क्या करवाओगे। मतलब ये होना चाहिए कि जो उन्होंने पूछा उसका कुछ आंसर आपके पास हो, फिर आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है तो आप उसको अपनी डायरेक्शन की तरफ मोड़ सकते हैं। तो फिर मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया। उन्होंने बोला कि नहीं, फ्रैक्शन में ना बहुत बच्चों ने एग्जाम्पल दिए कि एप्पल कट करेंगे, ये करेंगे। तो फिर मैंने खैर उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैंने फ्रैक्शन में पोएम सुनाई। अब वो पोएम मुझे शायद ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं यहाँ पे जब बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो वो इंग्लिश और ईवीएस है, मैथ्स अब थोड़ा दूर हो गया है। अच्छा, इंग्लिश और ईवीएस। हाँ, और वो पोएम मैंने सडनली ऐसे ही नेट पे सर्च करी थी कि कुछ मैथ्स रिलेटेड पोएम्स वगैरह सर्च करी थी, तो वो मुझे मिल गई थी। और मुझे लगा था कि शायद फ्रैक्शन की पोएम एक ऐसी है, शायद हर कोई नहीं सुनाता। तो उन्होंने भी मुझे ये पॉइंट कहा कि फ्रैक्शन को पोएम के मेथड से किसी ने नहीं पढ़ाया। क्या बात। सबने एग्जाम्पल्स दिए पर पोएम के मेथड से नहीं। अच्छा, मैं ये सुन के ना खुश हो रहा हूँ। क्यों पता है, मैं कविता लिखता हूँ, तो मतलब कविता का मतलब पोएम का महत्व है, और खासकर बच्चों को पढ़ाने में। हम ये सोचते हैं कि मैथ्स में एक्टिविटी कराई जा सकती है, पर बहुत पोएम्स है। जब मैंने नेट पे सर्च किया, हम एक सर्च जब लेके चलते तो बहुत पोएम्स निकल के आई, तो मुझे लगा कि ये मेथड हम क्यों नहीं ले सकते। तो आप फ्रैक्शन को पोएम से पढ़ाए, बताइए आगे। फिर उसके बाद मैंने उनको पढ़ाया। उन्होंने बोला एग्जाम्पल्स क्या दोगे, क्या एक्टिविटीज़ आप करवाओगे, और इसमें क्या इंपॉर्टेंस और क्या हो सकता है। तो मैंने बोला उनको कि जो हम एग्जाम्पल्स देंगे उसके बाद वर्कशीट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्हें लगा था कि शायद ये अपना जो स्किल्स हैं एज अ टीचर, एज अ क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ेगी क्लास में, शायद ये उसको पढ़ के आई हैं, समझ के आई हैं। तो मैंने बोला कि वर्कशीट्स अगर बच्चे करेंगे तो उसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमारे पेडागोजी के मैगज़िन्स हैं कि मैं उनको कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, ये सब मैंने कोट करके उनको जब बताया तो वो समझे कि इसको पेडागोजी की भी नॉलेज है, क्योंकि ये स्किल टेस्ट। बोर्ड पे गए तो डेट वगैरह लिखे? हाँ, बोर्ड पे जब आप बोर्ड की जो स्किल्स हैं, जो आप वहाँ पे जब लिख रहे हैं, आप डेट लिखिए, डेट मेंशन करिए, किस तरह से, किस एंगल से आपको खड़े होना है, पूरा बोर्ड आपको कवर नहीं करना है, और आपको हाफ ऑफ द टाइम आपका पोजीशन बच्चों की तरफ रहना चाहिए, ये भी उन्होंने नोटिस किया। बोल के लिख रहे थे? हाँ, बोल के लिखना। हैंड राइटिंग कैसी है आपकी बोर्ड पे, उसको मैं प्रैक्टिस भी करके गई थी। मेरे पास एक वाइट बोर्ड था और उस पर मैंने उसको प्रैक्टिस किया था। अब तो ग्रीन बोर्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में, और चौक का इस्तेमाल, चौक का हाँ यूज, मार्कर वगैरह का है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों साइड से था, उसमें ग्रीन भी था और उसमें वाइट बोर्ड भी था। तो मैंने दोनों तरह से प्रैक्टिस की कि बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वाइट बोर्ड पे आप देखेंगे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती, तो मैंने उसकी भी प्रैक्टिस की दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से। किसको पढ़ा रहे थे, मम्मी पापा को? हाँ, मम्मी बैठी हुई थी सामने, क्योंकि वो टीचर है। उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि यहाँ पे कैसे रुकना है, बच्चों की तरफ को देखना है, इसमें समझना है कि वो उधर से आंसर आएगा या नहीं आएगा। आपको वही पॉज लेके दिखाने हैं जैसे आप क्लास में करेंगे। कविता को ऐसे नहीं पढ़ देना कि बस सुना दिया, रस लेके पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। तो मम्मी कह नहीं रही थी कि बस कर, मुझे मत पढ़ा? नहीं, उन्होंने तो बल्कि बहुत लास्ट मोमेंट तक, जब तक मैं गई थी अंदर, तब तक कुछ ना कुछ उनके पॉइंट्स ऐसे रहे जो वो मुझे बताती रही, और उसने बहुत हेल्प किया। मम्मी किस पोस्ट पे है? मम्मी अभी फिलहाल जूनियर हाई स्कूल में है, वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में टीचर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब इंटरव्यू लगभग कितनी देर चला? सर मेरा तो मुझे लगता है 30 मिनट्स तो मेरा इंटरव्यू हुआ है। और आसपास में जो बातचीत हुई और अदर से भी कुछ बताया, तो आप उसके बारे में बताइए। कोई कैंडिडेट से बातचीत हुआ, उनका एक्सपीरियंस? उन्होंने, हाँ, मेरा एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा से ये था कि मैं जब एग्ज़ाम होता था उससे पहले चुप हो जाती थी और उसके बाद बात करती थी। तो यहाँ पे भी इंटरव्यू से पहले मैं बिल्कुल चुप थी, बाद में मैंने सबसे इंट्रैक्शन किया, तो क्या पूछा भी लोगों ने, तो मैंने अपना बताया, उन्होंने अपना बताया। इवन जो आपने जो भी क्वेश्चन मेंशन किया था, तो एक शायद कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना इकोनॉमिक्स का मेंशन किया हुआ था, तो उनसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे थे एंड दे वर रियली टफ, और वो बच्चा थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस हुआ। तो तब मुझे भी ये लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने उतना नहीं डेप्थ में ना गया। हाँ, डेप्थ में नहीं। अच्छा हुआ ग्रेजुएशन नहीं किया था। अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं पूछा उतना ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि शी इज परस्यूइंग, मतलब शी इज स्टडीइंग राइट नाउ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है ना कि संयोग से आपने जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, और बाय चांस वो मैडम या सर उसी सब्जेक्ट के निकले। हाँ, नहीं, जो मैम जिन्होंने मुझसे ट्रांसपरेशन का पूछा था वो उसी सब्जेक्ट की थी। अच्छा, बायोलॉजी की? हाँ, वो बायोलॉजी की, मतलब वही लड़का मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग से और लड़कियां बायोलॉजी हाँ, से। और इवन मैंने हॉबी जो बताई मैम की भी वही हॉबी निकली जो मैम मुझसे पूछ रही थी। रीडिंग बुक तो एक आसान नहीं है ना, आसान नहीं है, मतलब क्योंकि क्या होता है, हम हॉबी लिख देते हैं, सिर्फ लिखने के लिए हॉबी लिखना सही नहीं है। अगर उसमें आपकी नॉलेज नहीं है तो फिर वो हॉबी
अगर आप डांस भी लिख रहे हैं तो वो आपसे डांस फॉर्म्स भी तो पूछ सकते हैं। आप म्यूजिक लिख रहे हैं तो म्यूजिक की बारीकियां हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो मतलब कि ऐसा कितने परसेंट एग्जाम मतलब क्वेश्चंस का जवाब दे पाए और कितनों का नहीं? आपका जो परफॉर्मा आप फिल कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ ये पूछ रहा हूँ, आप परफॉर्मा के बारे में क्या बता रहे थे, बता दीजिए। एक परफॉर्मा था उस टाइम पे जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी थी और लास्ट में एक लाइन थी कि शायद अबाउट योर सेल्फ एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसमें जो आप लिख रहे हैं वो उसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो मेन होता है, बेस होता है क्वेश्चंस वो को, बेस होता है इंटरव्यू को अपनी तरफ खींचने का। हाँ, वो उनके सामने था और इंटरव्यू को हम अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका पॉजिटिव बिल्कुल जा रहा है तो वो आपसे अगर इन्फ्लुएंस लग रहे हैं तो आप उसको अपने डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। प्राइमरी के सबको इंग्लिश में ही लिखना चाहिए वो इंट्रोडक्शन वगैरह? नहीं, ऐसा तो उसमें ऐसा कुछ सच मीडियम नहीं था, क्योंकि ऊपर की क्वालिफिकेशंस में हमें इंग्लिश लिखना था तो वहाँ पे भी हमने सबने मोस्टली इंग्लिश में ही लिखा था। मैंने जिनके भी तो इंग्लिश का परफॉर्मा जिनका मैंने देखा था, हिंदी संस्कृत वाले लिख सकते हो, संस्कृत मतलब हिंदी में और संस्कृत में और अच्छा जाएगा इंप्रेशन। ये बच्चा, मैं ये पूछ रहा था कि कितने परसेंट प्रश्नों का जवाब इंटरव्यू में जो आपसे पूछा गया आप दे पाए और कितने का नहीं दे पाए, ऐसा कुछ याद हो तो? एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे, उसमें बोलना पड़ा। हाँ, मुझे बोलना पड़ा। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके मैंने जवाब दिए। मैंने गेस वर्क नहीं किया। अच्छा। तो 95% ऑफ द क्वेश्चंस आई वाज एबल टू आंसर। अच्छा, मतलब लास्ट में इंटरव्यू, तब लास्ट में कैसा क्या बोली? लास्ट में उन्होंने फिर आप बैठते हैं, आप वेट करते हैं, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। वहाँ पे मतलब बोर्ड पे पढ़ाने के बाद आपको कहा हाँ, बैठिए और फिर एक दो क्वेश्चन पेडागोजी के भी उन्होंने पूछे कि बच्चे ऐसे हैं तो कैसे हैंडल करेंगे, संगठन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप। अच्छा, पूछा? हाँ, संगठन में तो आपको आपको मतलब आपके ट्रांसफर्स बहुत हो सकते हैं। तो फिर मैंने यही चीज़ बोली कि हमारा इंडिया एक इतना डाइवर्स कंट्री है, अगर वो देखा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। यह क्या बात। अब मतलब संगठन क्यों, मतलब केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करें, इसके लिए क्या थोड़ा सा सलाह दीजिए? इसका तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो आप कंट्री में आपको अलग अलग प्लेसेस में जाने का मौका मिलेगा, अलग अलग बच्चे से इंट्रैक्शन करने का मौका मिलेगा। एज अ टीचर आपको समझ में आएगा कि एक बच्चे के अंदर सिर्फ एकेडमिक क्वालिटीज़ ना हो के और भी बहुत तरह की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आप भी बच्चे से किस तरह लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग चेन्नई हो गई तो क्या आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते? आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप अपनी कंट्री को बहुत पास से बारीकी से देख सकते हैं और हर एक बच्चे की समस्या को समझ सकते हैं कि शायद जो नॉर्थ वाले बच्चे की समस्या होगी वो साउथ वाले की ना हो, जो साउथ में जो बच्चा रह रहा है उसकी नॉर्थ वाले की ना हो। देख रहे हो, इंटरव्यू में नंबर बटोरने का ये पता चल रहा होगा कितना पॉजिटिव। अच्छा, एक पॉजिटिव आउटलुक आप लेके चलेंगे, एक पॉजिटिव आंसर्स आप देंगे। वो आपसे पूछ भी सकते हैं बहुत ट्रांसफर्स होंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे, कभी घर से बाहर निकले हैं क्या? तो आप घर से बाहर तो कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ता है। जो आपने एजुकेशन कर लिया, जॉब है, उसके लिए आप बाहर निकल रहे हैं और अपनी कंट्री में निकल रहे हैं। और अगर बाहर भी जाना पड़े कि हमारे केंद्रीय विद्यालय बाहर भी हैं, मॉस्को में भी है, तो क्या हुआ, एक अलग कल्चर जान लेंगे। मॉस्को में है, तेहरान में है, काठमांडू में है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, नक्सलाइट एरिया, लड़कियों से, हाँ, नक्सलाइट एरिया में भेज दिया तो आपको फिर आप कैसे करेंगे? तो नक्सलाइट एरिया में भेजा तो क्या जो नक्सलाइट एरिया में बच्चे रह रहे हैं क्या उनको हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या उनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? सही, टीचर का रिस्पेक्ट हर जगह होता है, टीचर से दुश्मनी, टीचर से किसी की बैठ नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न पूछे कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, टीचर क्यों बनना चाहते हैं? अब वो ये था कि मैं हमेशा से माय मदर हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एंड शी इज़ अ टीचर। तो मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह से बच्चों के साथ वर्क किया है। जो अच्छे बच्चे थे उनका तो है ही, जो बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर्स वगैरह थे उनके साथ जो उन्होंने मेहनत करी तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि यदि किसी कैंडिडेट से पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, तो इसका क्या संभावित आंसर मतलब आप सलाह दें? या तो आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा कि आपके टीचर के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको बहुत अच्छा टीचर मिला और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो, या आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो, या कोई एक रीज़न है कि आपने किसी बच्चे को देखा, उसके पास एजुकेशन थी, आपको लगा कि मुझे एजुकेशन में शायद जाके बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, एक फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए। एक इंस्पायरिंग और एक पॉजिटिव आउटलुक वाला अगर आप आंसर देंगे, ऐसा नहीं जो बनावटी लगे लेकिन हाँ इंस्पायरिंग होना चाहिए, तो शायद वो बिल्कुल सही, आप उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये टीचर बनने के लिए ही इन्होंने पूरा, बहुत ज़्यादा भगवान बनने की भी कोशिश नहीं करना। हाँ बिल्कुल नहीं, आप बताइए। हाँ, वही मैंने बोला, बनावटी ना लगे वो,
आपने जो एक्सपीरियंस किया है, कुछ तो सोचा होगा आपने टीचर बनने से पहले, तो वही आप उनको बता दीजिए कि मैंने ये सोचा है। करंट के कोई क्वेश्चन जी के वगैरह? करंट के क्वेश्चंस तो मुझसे आज सच उन्होंने नहीं पूछे थे, बस यही कि अभी आप जयपुर आए हो तो आप घूमोगे यहाँ पे, आप चले जाओगे वापस घर पे। तो मैंने बोला कि मैं पहले भी जयपुर आ चुकी हूँ। तो उन्होंने उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप जयपुर में आए हो, आपने ये सिटी पहले देखी है नहीं, या आपने ये सिटी की कुछ खासियत आपको पता है। तो आप जब जा रहे हैं तो छोटी छोटी बारीकियां आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपकी बर्थ प्लेस के बारे में, दिल्ली वगैरह के कुछ? नहीं, दिल्ली से सिर्फ स्कूलिंग के बारे में उन्होंने पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लेकिन आपका, आपके नाम का अर्थ निधि का मतलब खजाना होता है, यही है ना? yes. तो खजाना का कोई अर्थ, मतलब नाम का अर्थ पूछा कुछ? नहीं सर, ये तो बाद में कभी जॉब में जब इंडक्शन कोर्स किया तब पूछा गया था। अच्छा। उससे उस टाइम पे नहीं पूछा गया। अभी क्लास में, केंद्रीय विद्यालय में कौन सा क्लास मिला हुआ? अभी मुझे क्लास 3 की मैं अब क्लास टीचर, और क्लास 5th में मैं EVS पढ़ा रही हूँ, और क्लास 2 सभी क्लासेस के साथ इंटरेक्शन हुआ है अब तक मेरा, जितनी भी अभी मेरी जॉब का एक्सपीरियंस हुआ है। बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मैम का, और बहुत मतलब ये होता है ना कि टीचर बन रहे हैं तो सच में आपके मतलब वो कहते हैं ना, अदाओं में टीचिंग होनी चाहिए, तभी आइए। और बिजनेस या माइंडेड हैं या बहुत पैसा ये सब, तो फिर आपका प्रोफेशन तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ टीचर का जो एक है ना, वो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बच्चे आपसे इंस्पायर हों, आपको देख के उन्हें लगे कि हाँ मुझे ऐसा बनना है। आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब शानदार होना चाहिए। बहुत अच्छा। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, जो है उस पर इम्प्रूव कीजिए। हाँ मतलब स्कोप हमेशा रहेगा। मैं अभी जॉब में हूँ, अभी भी बहुत स्कोप है। मतलब कुछ ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश पूरी तरह से इंग्लिश में ही जानते हैं, जैसे साउथ के हैं, उनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, या नॉर्थ ईस्ट के, उनको क्या कहेंगे? बेसिक्स पे अपने फोकस करें, जो बेसिक्स है, हिंदी के बेसिक्स है, उनको प्रैक्टिस करिए। कन्वर्सेशन पॉसिबल कोशिश करिए हिंदी में। अगर आपका कोई ग्रुप है और उसमें आपका कोई फ्रेंड है जो हिंदी में अच्छा है, आप उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके साथ। थोड़ा सा आपको बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। अपनी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, क्योंकि एक टीचर की प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं लगता कि गलत होनी चाहिए, क्योंकि हाँ। वही बच्चा कैच करता है। यस ये भी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। और ये होता है ना कि अब जैसे कोई जिसको डांस का शौक होता है ना, उसके चलने का जो अंदाज है वो अलग होता है। ऐसे ही जो गाना गाता है या कविता पढ़ता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिक सुधरने लगते हैं। इसलिए ये सब होना चाहिए। तो केंद्रीय विद्यालय कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले तो मेरी पोस्टिंग कानपुर में हुई। कानपुर में? हाँ, कानपुर में थी पहले पोस्टिंग। हाँ, ये दूसरा स्कूल है सर। अच्छा। कानपुर में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, एयरफोर्स स्टेशन का भी माहौल देखा, एयरफोर्स का भी देखा, कानपुर भी देखा, और लखनऊ जाने का भी मौका मिला। बच्चे हर तरह के बच्चे मिले। जो अभी भी एक मेरा ग्रुप है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कानपुर में, अभी भी मैं उनके साथ इंटरेक्शन करती हूँ। अच्छा। कभी कभी वो अपने डाउट्स भी पूछते हैं, वो भी मैं क्लियर करती हूँ, और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे आने के बाद भी ये, क्योंकि मेरा होम टाउन, मेरा नेटिव प्लेस ही पास में ही है। अच्छा। तो यहाँ पे एक घर वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ के बच्चों का जो एक पढ़ने का तरीका है, जो एक यहाँ पे जो एक लेवल है, उसको भी मैं अच्छे से समझती हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है कि अपने नेटिव प्लेस में भी मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो कभी संगठन छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए तो सपने पूरा होने जैसा है। चाहे वो आगे मैं कैसे भी बढ़ती रहूँ, लेकिन संगठन नहीं। कई लोग कहते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने सारी क्लासेस पढ़ा ली हैं, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही निकल के आता है, क्योंकि बच्चा हर बार नए बच्चे होते हैं, वो कुछ नए क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुछ नया ही निकल के आता है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू में कुछ आपसे जो प्रश्न पूछा आता, आपने मेंशन किया ही, कुछ ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में बताइए जिससे पूछे जा सकते हैं एस्पिरेंट्स को। अगर आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशंस उसमें लिखी हैं, पहले तो आप उसके बारे में बिल्कुल वो पूछेंगे। स्कूलिंग आपने कहाँ से की है, आपकी क्योंकि बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। अगर एक परफॉर्मेंस में आपसे स्ट्रेंथ वीकनेसेस लिखवाई गई हैं, वो उसकी प्रैक्टिस करके हाँ, उसकी प्रैक्टिस। उसमें वीकनेस ऐसी ना लिखें जो नेगेटिव लगे, मतलब आप अपनी वीकनेस भी ऐसे लिख दीजिए कि वो पॉजिटिव लगनी चाहिए। हाँ। वो नेगेटिव नहीं लगनी चाहिए। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ में बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचे कि नहीं मैं ये बता देता हूँ और बुक पढ़ने का बता देता हूँ तो शायद अच्छा लगेगा। वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सामने वाला हो सकता है वो भी वही इंटरेस्ट रखता हो, वही हॉबी रखता हो। तो बिल्कुल भी बनावटी नहीं, और गेस वर्क बिल्कुल मत करिए अपने इंटरव्यू में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं आता है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे अभी ये फ़िलहाल मुझे नहीं पता है, पर मैं इसके बारे में जाके बाद में
ज़रूर इस पे गौर करूँगी। और क्योंकि ये स्किल टेस्ट है तो टीचिंग स्किल्स पे बहुत फोकस करिए, आप बोर्ड के जो स्किल्स हैं उस पर फोकस करिए। डेमो और जो आपकी क्लास 1 to 5 की NCERTs हैं उसको एक बार ज़रूर सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए कि किस तरह के टॉपिक्स हैं, क्या थीम्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं। और क्योंकि हमारी नई पॉलिसी भी आ चुकी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। FLN के बारे में, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मतलब सारे मैथमेटिक्स से लेकर हर में से एक एक टॉपिक जरूर तैयार हाँ, मैंने हर सब्जेक्ट में से एक टॉपिक मैंने पिक किया हुआ था जो मैंने तैयार किया था। EVS में क्या तैयार किया था? EVS में मैंने वाटर का तैयार किया था, क्योंकि वाटर के सोर्सेज और एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर एक क्लास 5 का चैप्टर है, उसके भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ और वो सब सोची हुई थी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक रीडिंग ज़रूर ले लीजिए, एक थीम्स आपको ज़रूर पता चल जाए। हिंदी में क्या तैयार किया था? हिंदी में तो मैंने पोएम तैयार की थी, क्योंकि मैं पोएम। इंग्लिश में पोएम थी, और ग्रामर में नाउन वगैरह ये सब मैंने थोड़ा ग्रामर भी उसमें बेसिक्स के लिए मैं टच करके गई थी उसको। प्लस स्टोरी पढ़ाने का क्या मेथड होना चाहिए। रीडिंग स्किल्स में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप रीडिंग आप बच्चे के अंदर डेवलप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो उसमें जैसे फोनिक्स बहुत ज़रूरी है, आप वो वर्ड वहाँ पे तब बोलिए जो आप उसके बारे में आपको नॉलेज हो। अब मैंने बोला तो वो मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते क्या कि फोनिक्स है तो अच्छा क्या साउंड्स होती हैं अल्फ़ाबेट्स की, आप कैसे सिखाएंगे, ब्लेंडिंग कैसे करवाएंगे, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, तो उसकी बेसिक्स भी वो पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब इतना सब मतलब वो क्या करते हैं कि आपने जो बोला है ना उसी को काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं। और अच्छा, ज़्यादा डेमो से वो तो जनरली वो देते हैं चांस कि आपको हाँ, डेमो तो वो ज़रूर कर। लेकिन कई केस में जैसे आपको रेनबो पूछा, वो कौन सी क्लास का है? रेनबो वैसे क्लास 4th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, और क्लास 5th में भी उसका कॉन्सेप्ट है। हम उसमें प्रिज्म वगैरह का क्योंकि प्रिज्म तो एक तरह से बच्चों को दिखा सकते हैं, उसे सिर्फ एक्टिविटी करवा सकते हैं, उसकी जो डिटेल और बेसिक्स और वो तो सब जाके 9th 8th 9th 10th की बात है। पर हाँ, हम वो दिखा सकते हैं बच्चों को, एक्सपेरिमेंट्स करा सकते हैं। एक वाटर वाला एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें रेनबो बच्चे खुद बल्कि कलर्स बना सकते हैं उसके विब ग्योर्स के, तो ये सब चीज़ें उसमें हो सकती है। वो मैंने आंसर किया था उनको। जब आप डेमो क्लास दे रही थी और जब एक्टिविटी कर रहे थे, मूवमेंट हाथ का ये उसका, तो मूव कर रहे थे बोर्ड के आगे? वो जो एक एरिया था, बोर्ड उनका जो टेबल था और बोर्ड के बीच में काफ़ी स्पेस था, तो वो कवर करना बहुत ज़रूरी था। जब मैंने पोएम बोली तब भी मैंने उसको कवर किया पूरा अपना पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरीके से, जैसे क्लास में थे, इधर भी इस डायरेक्शन में भी उनसे भी बात करी, सामने भी देखा, सभी डायरेक्शंस में देखकर, और एक बच्चों को की तरफ, ताकि उनका जो ध्यान है वो उधर की तरफ को, बोर्ड की तरफ को ज़रूर आए, ये मैंने ज़रूर ध्यान। नहीं, कई बच्चे ये पूछते हैं कि बच्चे तो लाइवली होते हैं, मतलब वो झट से रिएक्ट करते हैं, हंसते हैं, डांस करते हैं जैसे हम डांस करते हैं, तो लेकिन जो पैनल होता है वो थोड़े से मतलब हाँ, वो बिल्कुल रिजिड होके बैठे रहेंगे, हाँ, वो सिर्फ कोई आपको रिएक्शन नहीं देखते देंगे, रहेंगे। जैसे हम हंस रहे बच्चों ऐसे, तो वहाँ क्या करें फिर? आप ये मान के चलिए कि आपने बच्चों को हंसने के लिए बोला तो वो आपके साथ हंस रहे हैं, मतलब उसका असर नहीं आने दें। हाँ। कि वो लेजीनेस दिखा रहे हैं, तो आपके चेहरे पे आपकी मतलब टीचिंग स्टाइल पे नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने पूछा कि अच्छा तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, ऐसे करके, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब कोई सामने तो था नहीं, लेकिन अपने आप तो हमें ये मान के चलना है कि बच्चे ने आंसर किया और उसने बहुत अच्छा आंसर किया। मैं जाता क्लास में, प्यारे बच्चों, तो बच्चे यस सर। वो आपको मतलब जो आपका टोन है, जो आपका तरीका है, वो ही आप रखिए। उधर से आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ये मान के चलिए कि हाँ उन्होंने आंसर दिया ही दिया है, और ये आंसर आया है और मुझे अब इसको आगे लेके बढ़ना है, क्योंकि वो तो आंसर नहीं करेंगे। मतलब उनके रिएक्शन से प्रभावित नहीं होना, अफेक्टेड नहीं होना। आप ऐसे हो जाए कि आपने कुछ बोला और उन्होंने कोई रिएक्शन दिया, अब आप ऐसे हो गए कि कंफ्यूज, अब क्या बोले, अब ये तो कुछ रिएक्शन, वो थोड़ी रिएक्शन देंगे। वो तो कहेंगे पढ़ा बेटा, हाँ बहुत जेल चुके हैं 4-5 लेकिन आपको लगे कि मैं पहली बार ही नहीं मुझे सुन रहे हैं। हाँ हाँ, रिफ्रेशनेस मतलब इस तरह का फील करता है। हाँ, आपकी आवाज़ पहली बार वो सुन रहे हैं, तो वो आपकी आवाज़ में वो होना चाहिए, वो एक उतार चढ़ाव आपको दिखाना है जो आप क्लास में दिखाएंगे अपनी आवाज़ के साथ, और जिस तरह से आप उनसे बात करें, जो एक्शंस आपके होंगे, क्योंकि क्लास 1 to 5th में ना बच्चों के साथ एक्शंस के साथ बहुत बात करनी पड़ती है। ये वही मैंने बार एक्शन की बात। हाँ, वो एक्शंस के साथ बहुत बात करनी पड़ती है। अब पोएम हमने सुनाई तो हम बोलेंगे वेकअप वेकअप, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब मैंने बोला वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, तो वो एक्शंस आपको करने पड़ेंगे वहाँ पे।
वैसे ही खुश हो जाएंगे वो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्लास 1 to 5 के बच्चों के साथ आपको उनका अटेंशन अट्रैक्ट करना पड़ता है। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश का ही ज़्यादा, मतलब हालांकि कंफर्टेबल आप जिसमें वो तैयार कीजिए, लेकिन लैंग्वेज ज़्यादा असर है क्या? हाँ, लैंग्वेज का है सर, क्योंकि अब वैसे भी स्पेशली FLN चल चुका है, तो उसमें लैंग्वेज में बच्चे को आप कितने आप अच्छे से उनको पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज की तरफ को अट्रैक्ट करना पड़ता है। जो बच्चे हमारे यहाँ पे भी हैं, हिंदी में सबका इंटरेस्ट है, हिंदी में बोलेंगे भी, लेकिन इंग्लिश के जहाँ पोएम की बात आती है तो वहाँ सीख तो लेंगे, लेकिन शायद वो वापस नहीं आ पाता। तो इसलिए वो देखते हैं कि बच्चे को रीडिंग स्किल सिखा पाएंगे या नहीं। मैथ्स में भी फोकस रहता है, अगर आप मैथ्स का कोई डेमो दे रहे हैं तो मैथ्स में भी फोकस रहा है कि क्या आप बेसिक्स कैसे बताएंगे। कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं कि प्राइमरी में 1st से 5th क्लास तक आप पढ़ाती हैं? हाँ, तो तैयार करें बच्चे। हाँ, क्लास 1 और 2 में 1 to 5th में अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आप पोएम, स्टोरी ये आप कर सकते हैं। 1-2 आप डेमो तैयार कर लीजिए ग्रामर के लिए, नाउन ले लीजिए, प्रोनाउन, उसके अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं फ्लैश कार्ड्स वगैरह के साथ। और अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो फ्रैक्शंस हो सकते हैं, और जैसे मैंने किया, लेकिन अलग मेथड ढूंढने की उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। 1s और 10s का जो है एक बहुत अच्छी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, आप वो बता सकते हैं वहाँ कि मैं इस तरह से अब हम ये आप है नहीं आपके पास मैथ स्टिक, बट आप एक्शंस की तरह बता सकते हैं उनको कि अच्छा मैथ स्टिक्स लिया, इसका बंडल बनाओ 10, इस तरह से आप करके उनको पढ़ा सकते हैं। और EVS में आप जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपने EVS में वाटर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर में जो प्राइमरी लेवल है वो कुछ और पूछ लें आपसे क्वेश्चन, तो आप वो भी तैयार करके रखिए। अब आखिरी में मैं ये पूछूंगा, कितने नंबर थे आपके इफ़ यू आर कंफर्टेबल? हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम सर, मेरे 57 थे आउट ऑफ 60। क्या बात है, 57 नंबर। अच्छा, लग भी जाता है कि इतना नंबर दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छा। तो इतना तो मतलब ये कैसे पता चला 57? बाद में जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे तो मुझसे पूछा भी गया, मेरे पेरेंट्स ने पूछा कैसा लगा, कैसा इंटरव्यू, क्या लगता है कितने मार्क्स आएंगे, तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि एक तो वो आप जब वो भीड़ बाद में आप दोबारा देखते तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी कुछ टैलेंटेड बच्चे बहुत आए होंगे, तो अब किसके कितने मार्क्स हो सकते हैं ये नहीं पता, क्या चीज़ उनको इम्प्रेस कर गई होगी ये नहीं पता। तो मैंने बोला कि अच्छे तो आएंगे पर कितने अच्छे आएंगे ये नहीं पता है। और उसके बाद मैंने वो जैसे ही मैं स्कूल से वहाँ से बाहर उस वेन्यू से बाहर आई, वो मैंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया कि अब इंटरव्यू हो चुका है, अब ज़्यादा इंक्वायरी नहीं, अब ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करनी है, अब जयपुर आए, हम जयपुर घूमेंगे। तो मतलब फिर भी तो घूमते हुए वैसी की बात हो रही है। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए मेरी मदर ने हमेशा एक ये रखा है कि जब पेपर आया उसको थोड़ी देर डिस्कस किया, उसके बाद वो उसको ड्रॉर में रख देती थी छिपा कर कि ताकि दोबारा ना देखे, जब रिजल्ट आएगा तब वो बताएगा क्या रिजल्ट आया। तो कैसे रिजल्ट आया, और मुझे मेन इंटरव्यू के मार्क्स का था कि मुझे वो ज़रूर जानने हैं कि कितने आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि हाँ शायद मुझसे काफ़ी इम्प्रेस भी हुए, और काफ़ी चीज़ें मुझे लगी कि जो मैंने जिस तरह से तैयार किया था वो बिल्कुल सही था, और आगे शायद इसी चीज़ को लेके चलना है। और फिर अपना पता चला कि अब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? वो कॉन्फिडेंट, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे कि हाँ नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे, पर इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो पहला अटेम्प्ट था मेरा, पहली बार मैं किसी इंटरव्यू को फेस कर रही थी। तो इतनी ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस मैंने लगा कि नहीं चली थी, पर वो एक्सपेक्टेशन से भी बाहर की बातें थी। बिल्कुल बड़ी बात मैम, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे हमने हालांकि सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की, जो भी आपके मन में डाउट है मैम ने एक एक को बहुत ही बारीकी से बताया। कमेंट्स में कुछ आएंगे तो जब भी मौका मिले खाली सर, ये तो बहुत अच्छा है कि बच्चों को ये इस तरह से प्रोवाइड हो रहा है, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं अपने पॉइंट्स। आप इस अपने चैनल के थ्रू बच्चों को ये बातें बारीकियाँ बता रहे हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो हर कोई नहीं बता सकता, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास उस टाइम पे ये इतना अच्छा नहीं प्रोवाइड था, और सर की वजह से आप लोगों को ये मौका मिल रहा है, तो आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि जैसे आपने बताया, लग रहा है कि हम थे उसमें, मतलब पैनल में, और हम यही सुना रहे थे वेकअप मतलब ऐसा लग रहा है एक एक मतलब माहौल बना दिया, मतलब लगता है कि हम वहीं बैठे थे, हम सारी बातें देख रहे थे। लगा कि एक एक बात। आपने और भी इंटरव्यू देखा इस पे मेरे चैनल पे? हाँ, मैंने सुरभि मैम का देखा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे यही लगा वो देख के कि सर ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से बच्चों को ये छोटी, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है, रिटन टेस्ट तो दे दिया, इंटरव्यू को फेस करने में बहुत नर्वस होते हैं, जैसे स्टेज फियरिंग होता है ऐसे ये वाला फियर भी सब बहुत बच्चों में होता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चों को ये चीज़ें पता चलेगी। काश हमारे टाइम पे भी होता और लेकिन अब हम आगे कभी कोई इंटरव्यू फेस करेंगे तो जो डिफिकल्टी हमने फेस किया, तो
प्रयास ये रहना चाहिए कि उन दूसरों को ना हो। बिल्कुल भी नहीं, नॉलेज है शेयर करनी चाहिए। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। इस बार वेटेज बढ़ गया पता आपको इंटरव्यू का? हाँ, पहले हमारा 15 यानी 85 था। हाँ, अब 30% है इंटरव्यू। तो अब तो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंटरव्यू पे। जो छोटी बातें हमने बताई हैं, अपना ड्रेस अभी से आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ड्रेस जो पहन के जाएंगे उसको पहले से पहनना शुरू कर दे, थोड़ा सा अभ्यास हाँ, करें। उसमें कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। वो आप जब उसको पहने तो वो आपको नई ना लगे। हाँ। क्योंकि क्या होता है, जब आप कुछ नया पहनते तो आपका फोकस उसी पे जाएगा। हाँ। आपका भी फोकस नहीं जाना चाहिए उस पे। और जब आप वहाँ हैं तो आप अपनी ड्रेस को बार बार टच ना करें। और ये नहीं आपके हाथ में चौक है तो आप चौक को ऐसे से पकड़ के उसको वो कर रहे हैं, वो भी नहीं, वो एक्शन भी सही नहीं है। आप अपने बार बार ड्रेस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो एक्शन सही नहीं, वो नर्वसनेस शो करता है। तो आप ऐसी ड्रेस ना पहने जिसपे आपका फोकस भी बार बार जाए। नहीं होगी तो आप बार बार उसकी तरफ को फोकस कई बार ऐसा होता है जैसे किसी एक व्यक्ति ने, टीचर ने क्वेश्चन किया तो उसी को देख के बात कर रहे थे या कैसे क्या? नहीं, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी तब मैं सबकी तरफ को देख रही थी, क्योंकि उस टाइम कुछ लोग अपना काम कर रहे थे, जैसे जो भी वो नोट कर रहे थे, और कुछ मेरी तरफ देख रहे थे। और जो क्वेश्चन पूछ रहा था उनकी तरफ को भी मैंने देखा। और जो भी जैसे अब मुझसे सामने से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने सामने देखा, साइड से ऐसे साइडवेज भी देखा। सबकी तरफ को एक आपको आई कांटेक्ट होना जरूरी है। पर जो उस टाइम पे जो आपसे क्वेश्चन जो जिस टाइम पूछ रहा है उससे आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब कितना एक एक बात इन्होंने बता दिया। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को 2 बार देख लोगे और पेन डायरी लेके नोट करना पॉइंट्स को कि क्या क्या करना, और सब सारी बातें जो पढ़ाने से लेकर डेमो से लेकर एक एक बात इन्होंने बताया। घर में एक बोर्ड लगा लेना। हाँ। ग्रीन बोर्ड लगा लेना, चौक ले आना, और बंद रूम मतलब कमरे को बंद करके पढ़ाना। हाँ, बंद करके। और फिर उसके बाद अब अपने पेरेंट्स को बिठाइए, अपने फ्रेंड्स को बिठाइए, अपने रिलेटिव्स को बिठाइए और उनके सामने पढ़ाइए। अपनी हेजिटेशन हटाइए। उसके बाद भी यदि कोई डाउट है, डर है, तो हम तो हैं ही, मैम हैं हमारे साथ सहयोग करने के लिए। किसी टीचर ने नहीं मना किया और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ सर, आपको कौन मना करेगा सर? आपसे तो हम वैसे ही इंस्पायर होते हैं। मेरी कविताएं सुनते हैं स्टेज वगैरह पे? सर जरूर, जब भी आप बोलते हैं तो एक अलग ही जोश होता है उन बातों में। और स्टेज की बात कर रही हैं, थोड़ा सा तारीफ। हाँ नहीं, स्टेज के में जब सर बोलते हैं तो एक अलग ही जोश होता है। तो जब बुलाया जाता है सर को तो मैं तो बिल्कुल खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए, अब सर क्या बोलेंगे। कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। सर के पास इतनी नॉलेज है कि आप जब भी कुछ आप उनसे पूछेंगे वो उसके ऊपर इतनी सारी आपको बातें बताएंगे और कुछ ना कुछ नया बताते हैं सर आप। और जब आप बोलते हैं जिस जोश से आप पोएम बोले तो हमें भी लगता है कि काश हमें भी ऐसे बोलनी आती। और जब किसी की फेयरवेल है कुछ भी, सर जो निकाल के आप जो पोएम्स वगैरह निकाल के आते हैं वो अलग ही होती है। बिल्कुल आपका मतलब ये चीज़ मैंने देखा है कि जो कविता पढ़ने बोलने का जो आदत रहा वो मुझे इंटरव्यू में बहुत मदद दिया। वो बहुत बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका ये हॉबी है तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट है। और ऐसा नहीं कि सब कविता लिखे और कहानी पढ़े स्टेज को ये करें। मतलब अपना जो स्ट्रेंथ है उसको अपना प्लस पॉइंट बनाइए। हाँ, मैं अपने घर में क्या करता हूँ बच्चों को, और सब देखेंगे, आप स्टेटस वगैरह देखिएगा, मेरी भतीजी का आपने देखा होगा। वो पेन लेके और मैं माइक समझ के उसको बुलवाता हूँ और प्रैक्टिस करवाता हूँ कि माइक कैसे रखनी है, क्या। तो ये सब आप करो। हाँ, ये इंटरव्यू में आपको मदद देगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। नर्वस होने की बिल्कुल बात नहीं है। और इंटरव्यू फेस करना है, ये एक हवा बन चुका है। हाँ। लेकिन इसको हवा नहीं बनाइए, इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ समझिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और बिल्कुल अच्छे से आप वहाँ इंटरव्यू दीजिए। और बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं होता कि बिल्कुल आप नर्वस हो जाइए। एक पैनल है, वो भी टीचर्स हैं और आप होने वाले टीचर्स हैं। आप टीचर्स बनेंगे तो आप उनसे वहाँ सीखेंगे ही। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब बहुत अच्छा करेंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। और यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।